नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बारे में। और आज की पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि क्या होती है और इसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम मिक्सचर ऑफ सैंपल्स में से एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं उसके माइग्रेशन के बेसिस पर। और क्योंकि यहाँ हम सब्सटेंस का सेपरेशन के लिए कॉलम का यूज़ करते हैं, इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। और कॉलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपने अपनी लैब में ब्यूरेट देखी होगी, कुछ इसी तरह का हमारा ये कॉलम होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार कॉलम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ सबसे पहले स्टेशनरी फेज को सेलेक्ट किया जाता है और इसका सिलेक्शन सैंपल के बेसिस पर किया जाता है, जैसे कि किस बेस पर आप क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं, चार्ज के बेस पर, साइज के बेस पर या पोलैरिटी के बेस पर। इसके बाद ही हम स्टेशनरी फेज को सेलेक्ट करते हैं। और स्टेशनरी फेज को सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप होता है कॉलम को पैक करने का, यानी जो हमने स्टेशनरी फेज चूज़ किया है उसे कॉलम में पैक करना। अब यहाँ कॉलम को पैक करने का दो मेथड होते हैं, ड्राई मेथड और वेट मेथड। ड्राई मेथड में क्या होता है, मान लीजिए हमने सिलिका एज ए स्टेशनरी फेज कंसीडर किया, तो सिलिका क्योंकि पाउडर फॉर्म में होती है, तो ड्राई मेथड में हम पहले सिलिका को ट्यूब में डालते हैं और बाद में हम इसमें अपना सॉल्वेंट ऊपर से डालते हैं, यानी मोबाइल फेज डालते हैं। और दूसरी तरफ वेट मेथड में हम अपने सिलिका में अपना मोबाइल फेज यानी जो हमारा सॉल्वेंट है उसको अलग से ऐड करते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद एक स्लरी फॉर्म हो जाती है। सिलिका और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद में एक स्लरी फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बाद में अपने कॉलम में डालते हैं ऊपर से, और उसके बाद वहाँ उसकी पैकिंग करते हैं। ज़्यादातर केसेस में वेट पैकिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। तो मटेरियल को फिल करने के बाद, यानी अपने स्टेशनरी फेज को फिल करने के बाद, इसको हम हैंड पंप की हेल्प से सेटल डाउन करते हैं, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल फॉर्म ना हो सके। सेकंड स्टेप में होता है मोबाइल फेज का सिलेक्शन। यहाँ हम सिंगल सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन भी ले सकते हैं एज ए मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज हम कौन सा लें, यही डिपेंड होता है स्टेशनरी फेज पर। जैसे कि अगर हमारा जो स्टेशनरी फेज हमने सिलिका सेलेक्ट करा, क्योंकि सिलिका एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ मोबाइल फेज ऐसा चूज़ करते हैं जो कि नॉन पोलर नेचर का हो। अब स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के सिलेक्शन और कॉलम को पैक करने के बाद हम प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्योरीफिकेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम अपने मिक्स सैंपल को ट्यूब के साइड में धीरे धीरे रन कराते हैं। जो हमारा पैक्ड कॉलम है उसमें धीरे धीरे साइड से अपना सैंपल रन कराते हैं, और सैंपल के लोड होने के बाद हम सॉल्वेंट यानी अपने मोबाइल फेज को लोड करते हैं। और यहाँ मोबाइल फेज सैंपल के सब्सटेंस को पैक्ड कॉलम में रन कराने में हमारी हेल्प करता है। अब देखते हैं सेपरेशन किस प्रकार होता है। तो सब्सटेंस का सेपरेशन बेस होता है सब्सटेंस के पार्टीशनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर। मतलब यहाँ जो हमारा स्टेशनरी फेज है सिलिका, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए जो हमारा जो सैंपल का एक सब्सटेंस है वो भी सेम नेचर यानी पोलर नेचर का ही है, तो वो क्या करेगा, हमारा स्टेशनरी फेज के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसका अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट बहुत स्लो होगी। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो ऑरेंज सैंपल है हमारा, ऑरेंज सब्सटेंस, वो स्टेशनरी फेज का ज़्यादा इंटरेक्शन रखता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट स्लो हो रही है। और दूसरी तरफ जो हमारा ग्रीन सब्सटेंस है, अब मान लीजिए हमारा ग्रीन सब्सटेंस है नॉन पोलर नेचर का और हमारा मोबाइल फेज भी नॉन पोलर नेचर का ही है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो ये ग्रीन सब्सटेंस है ये मोबाइल फेज के साथ में इंटरेक्शन करेगा और अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से मोबाइल फेज उसे फास्टली कॉलम में मूव कराएगा और जल्दी उसको इल्यूटेट आउट कर देगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस की उनके नेचर के बेस पर हम सेपरेशन करते हैं। और सेपरेशन के बाद हम जो इल्यूट होता है उसे कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ इल्यूशन भी दो प्रकार का होता है, पहला आइसोक्रेटिक इल्यूशन और दूसरा ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन का मतलब होता है जो हमने मोबाइल फेस सेलेक्ट किया उसे शुरू से एंड तक सेम ही रखा, मतलब यहाँ हमने एक ही तरह के मोबाइल फेस को यानी सिंगल मोबाइल फेस को शुरू से एंड तक पूरे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में विदाउट चेंज हमने रन कराया। और दूसरी तरफ ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है, ग्रेडियंट इल्यूशन में हम टाइम पर अपने मोबाइल फेस को चेंज करते हैं। मतलब शुरू में जैसे मान लीजिए हमने नॉन पोलर मोबाइल फेस लिया और कॉलम में रन कराया और कुछ समय बाद हमने उसकी कंसंट्रेशन और पीएच में चेंज कर दिया और फिर से उसको रन कराया। तो ग्रेडियंट इल्यूशन में हम मोबाइल फेस में कुछ चेंज करके उसे कॉलम में रन कराते हैं या फिर हम मोबाइल फेस को ही चेंज कर देते हैं और फिर उसको रन कराते हैं। समय समय पर ऐसे चेंज करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारा सैंपल और आसानी से इल्यूटेड आउट होता है। और ग्रेडियंट इल्यूशन का हम यूज़ ज़्यादातर अपने कॉम्प्लेक्स सैंपल को सेपरेट कराने के लिए करते हैं, क्योंकि सिंपल सैंपल तो एक ही तरह के सैंपल यानी आइसोक्रेटिक इल्यूशन के थ्रू ही निकल जाएगा बाहर, इल्यूटेड आउट हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स काफ़ी में कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो ज़्यादा ही पोलर नेचर के हों और हमारे स्टेशनरी फेस के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ग्रेडियंट इल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग तरह के मोबाइल फेस की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो बॉन्ड टूटेगा और हमारा जो सब्सटेंस है वो इल्यूटेड आउट हो जाएगा। और अब यहाँ सैंपल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के इल्यूटेड आउट होने के बाद हम इनको एनालाइज करते हैं और सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर हमारा सैंपल केमिकल कंपोनेंट है यानी केमिकल कंपाउंड है तो उसको हम TLC के द्वारा एनालाइज करेंगे। और अगर कोई हमारा सैंपल न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लियोटाइड टाइप का हो, तो उसको हम जेल फिल्ट्रेशन के थ्रू प्योरीफाई करेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इल्यूटेड आउट होने के बाद कंटेनर के साथ में हमारा एक डिटेक्टर भी अटैच होता है। अब डिटेक्टर क्या करता है, हमारे जो सब्सटेंस इल्यूटेड आउट हुआ है उसको डिटेक्ट भी करता है। और डिटेक्टर के साथ में मॉनिटर अटैच होता है हमारा। उस मॉनिटर पे एक पीक जनरेट होती है और उस पीक का हम एरिया फाइंड करके हम उस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस कौन सा है। एक हमारे पास रेफरेंस चार्ट होता है जिसमें हमारे अलग अलग सब्सटेंस की वैल्यूज़ लिखी होती हैं। तो जैसे हम अपना ये ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं और उस वैल्यू को हम अपने रेफरेंस वैल्यू से मैच करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारा जो सब्सटेंस इल्यूटेड आउट हुआ है वो कौन सा है। सो आई होप this will help you. If you like this video, hit the like button and subscribe and also share with your friends. Thank you for watching our video.